नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो अंशुमान सर के साथ आज की खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले फटाफट आपको ये बता देते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं जो इस कार्यक्रम का में जगह बनाने में कामयाब रही हैं तमाम सारे फिल्टर्स के बाद। तो आइए नज़र डालते हैं हमारे बोनस पॉइंट के ऑन द शो पर। तो आज आपको बता दें कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ईएमआई पर खरीदे गए मोबाइल फ़ोन को लेकर के। एक रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक एक ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रहा है जिसमें ईएमआई पर खरीदे मोबाइल फ़ोन की किस्तें अगर ग्राहक नहीं चुकाता है तो बैंकों के पास उसे दूर से ही लॉक करने का अधिकार होगा। इंटरेस्टिंग खबर है। अंशुमान सर से डिटेल में समझने की कोशिश होगी कि आरबीआई को ऐसी तैयारी क्यों करनी पड़ी। इसके बाद जीएसटी कटौती के बाद सरकार के एक सर्कुलर की बात करेंगे जिससे कि उत्पादकों और कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके बाद अगली खबर में बात होगी टेलीकॉम कंपनियों और सरकार के बीच बढ़ रहे एजीआर बकाये के विवाद को लेकर के, जिसमें कि वोडाफोन के बाद अब एयरटेल भी इस मैदान में उतरती दिखाई दे रही है। समझने की कोशिश होगी कि आखिर में टेलीकॉम स्पेस में चल क्या रहा है। अगली खबर में बात होगी मेडिकल दवा एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को लेकर के, जिसे खोलने की मांग कारोबारियों की ओर से अब की जा रही है। ये कौन सी दवाएं हैं और इससे ग्राहकों को क्या परेशानी हो रही है, इसका भी विश्लेषण डिटेल में होगा। लेकिन शुरुआत करेंगे फ़ोन से जुड़ी और ईएमआई पर फ़ोन की से जुड़ी खबर के साथ। अगर आपने भी ईएमआई पर स्मार्टफोन खरीदा है तो ये खबर आपके लिए है। ईएमआई पर मोबाइल खरीदकर किस्त ना चुकाने वालों का फ़ोन लॉक हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक लोन देने वाले बैंकों और एनबीएफसी को मोबाइल फ़ोन को दूर से ही लॉक करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1/3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसमें मोबाइल फ़ोन शामिल हैं छोटे छोटे लोन पर खरीदे जाते हैं। सर, ये क्या हो रहा है? मतलब आरबीआई ऐसा क्यों करने जा रहा है? रिजर्व बैंक ने काम तो पिछले साल भी किया था, भी पिछले साल उसे रोक दिया गया था। आरबीआई ने पिछले साल ही कर्ज देने वाले जो बैंक हैं और फिनांस कंपनियां हैं उनसे कहा था कि जो फोन्स लिए गए हैं और उनकी किस्त नहीं चुकाई जाती है तो डिफॉल्टिंग बारोअर्स के फोन्स लॉक कर दिए जाएं। पर पिछले साल इस पर विरोध भी हुआ था तो उसे हटा लिया गया। तो हमें पता है और सबको ये पता है कि भारत में करीब करीब 1/3 से ज्यादा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी खासतौर पर फोन लोन पर बिकते हैं। मैक्सिमम लोग लोन फाइनेंस कराते हैं इतने बड़े उसमें, और उसमें डिफॉल्ट रेट काफी ज्यादा है क्योंकि लोन का टिकट साइज छोटा होता है, इसलिए डिफॉल्ट की रफ्तार हमें बढ़ती भी है और हर साल ज्यादा होती जा रही है कि 50,000, 1 लाख रुपए तक के, 2 लाख रुपए तक के लोन होते हैं फोन्स के लिए। और इसको लेकर बैंक और वित्तीय संस्थाएं लंबे समय से, फाइनेंस कंपनियां लंबे समय से आरबीआई के साथ कवायद में लगी हुई हैं कि अगर वो रिकवरी नहीं हो रही है तो उसका कोई रास्ता दिया जाए। तो ऐसा संकेत है कि रिजर्व बैंक ने जो लेंडर्स से बातचीत करने के बाद फेयर प्रैक्टिस कोड के आधार पर इस तरीके का फैसला किया है या करने की तैयारी कर रहा है कि बारोअर्स अगर समय पर पैसा नहीं चुकाते हैं तो उनके फोन लॉक कर दिए जाएंगे। और ऐसा करने से पहले जब आप कर्ज लेने जाएंगे तो जो आप लोन एग्रीमेंट साइन करेंगे रिटेलर के साथ या मोबाइल फोन सेलर के साथ, उसमें ये प्रावधान होगा जिसमें आपकी कंसेंट होगी कि अगर मैंने समय पर पैसा नहीं चुकाया तो मेरा फोन लॉक कर दिया जाए। लगभग वैसी स्थिति जैसी किसी और भी कर्ज के मामले में होती है। तो ये महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव है। अभी ये कब से लागू होगा ये आरबीआई ने नहीं बताया है, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से इस पर फैसला हो गया है। तो अगली बार अगर आप फ़ोन लेने जा रहे हैं वो भी ईएमआई पर, थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, कभी भी कहीं ऐसा ना हो कोई किस्त मिस हो और आपका फ़ोन लॉक हो जाए। अगली खबर जुड़ी हुई है बैंकिंग सेक्टर में हो रहे बदलाव से जुड़ी हुई है। देश के 4 प्रमुख बैंक और कई ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर अगले महीने इंटर ऑपरेबल नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए एक नई प्रणाली पर काम शुरू करने वाले हैं। इन बैंकों में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म को एनपीसीआई भारत बिल पे यानी एनबीबीएल द्वारा विकसित किया जा रहा है। सर, ये इंटर ऑपरेबल नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पहले तो ये बताइए कि ये होता क्या है और उसके बाद ये समझने की कोशिश होगी आपसे कि आखिर में ये काम करेगा कैसे। देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण सुधार होने वाला है। सुनने में थोड़ा कठिन लगता है इंटर ऑपरेबल बैंकिंग ऑपरेशंस,
पर अगर आप गौर से देखें और आप दो तीन अलग अलग बैंकों या पेमेंट गेटवेज के साथ काम करते हो तो आपको एक चीज महसूस होती होगी कि हर बैंक के सिस्टम्स में थोड़ा सा फर्क है। एनईएफटी पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए जो पेमेंट ऐप्स हैं, जो फिनांस पेमेंट बैंक है, उनके ऑपरेशंस में। तो इस बात की कोशिश की जा रही है कि भारत के सारे बैंक और सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स एक जैसे सिस्टम पर काम करें, जिससे कि कंज्यूमर को एक समान सेवाएं मिल सके और चीजें आसान हो सके, तेज नहीं हो। तो इसमें एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया। ये चार बैंक नेशनल भारत बिल पे की व्यवस्था के तहत एक इंटरऑपरेबल नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन को ज्वाइन करेंगे। इस प्लेटफॉर्म को एनपीसीआई ने के भारत बिल पे ने बनाया है, क्योंकि ये घोषणा कुछ समय पहले हुई थी कि इसे लागू किया जाएगा। तो अब ये जो नई व्यवस्था आ रही है, इसे नेट बैंकिंग 2.0 कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि नेट बैंकिंग का यह अगला चरण है। इसमें होगा ये कि सारे बैंक एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे और एक जैसी व्यवस्थाएं होंगी, जिन व्यवस्थाओं के तहत आप इनसे आसानी से फंड का ट्रांसफर कर सकते हैं और एक दूसरे से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये सिस्टम मौजूदा सिस्टम के पैरेलल काम करेगा, उस पर रिलाई नहीं करेगा, बल्कि एक नए तरीके की व्यवस्था, एक नए तरीके का स्विच सिस्टम लेकर आएगा जो इसको ज्वाइन करेंगे। तो अभी बैंकों की संख्या सीमित है, बड़े बैंकों में दो बड़े बैंक इसमें शामिल हैं। इसके लागू होने के बाद ये पता चलेगा कि इंटरऑपरेबिलिटी कितनी आसान और कितनी सहज होती है। लेकिन नेट बैंकिंग के नए चरण की तैयारी तो शुरू हो ही गई। जी, चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि एजीआर का बकाया मुद्दे पर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी निजी दूरसंचार कंपनियों और दूरसंचार विभाग के बीच एक नई जंग छिड़ती दिखाई दे रही है। दूरसंचार विभाग ने ये साफ किया है कि अतिरिक्त एजीआर की मांग 2019 सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं है। आपको बता दें कि इसी हफ्ते वोडा आइडिया ने एजीआर बकाये को लेकर के चुनौती भी दी थी। वहीं एयरटेल भी अब डीओटी को चुनौती देने की तैयारी में है। सर, ये आपत्ति आखिर में आई क्यों और अभी एजीआर को लेकर के क्या पेंच और ज़्यादा फंसता हुआ दिखाई देगा? देखिए, एजीआर टेलीकॉम कंपनियों के गले में फंसा हुआ है जब से ये आया है, क्योंकि ये फार्मूला ही दोबारा लागू किया गया था, बैकएंड से पिछली तारीख से कैलकुलेट किया गया था लाइसेंस फीस के बाद। तो इस पर विरोध था, पर जितनी सख्ती से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसे लागू किया गया। उसके चक्कर में वोडाफोन ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने की या बर्बाद होने की स्थिति में है, उसके पास पैसा चुकाने के लिए नहीं। तो जो नई व्यवस्था, जो नया विवाद शुरू हुआ है, वो इस एजीआर पे, जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, उसके कैलकुलेशन पर, उस पे ब्याज को लेकर और पेनल्टी को लेकर शुरू हुआ है। टेलीकॉम कंपनियां, उसमें खासतौर पर वोडाफोन और एयरटेल का ये कहना है कि ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है। कई बार इसमें हमने बार बार बताया गया है सरकार को कि जितनी लायबिलिटी निकाली जा रही है वो उचित नहीं है, और जो एडिशनल एजीआर का बर्डन है वो लगभग सही नहीं। करीब 1,47,000 करोड़ के पूरे सेक्टर के टोटल ड्यूज हैं, जिनमें लाइसेंस फीस के ड्यू 92,000 करोड़ रुपए के हैं और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस के ड्यूज करीब 55,000 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन इनमें 75% हिस्सा इंटरेस्ट पेनाल्टी और मतलब एक तो इंटरेस्ट, दूसरा पेनाल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनाल्टी पर शामिल है। यही वो कंटेंशन है, यही वो विवाद का बिंदु है जिसे लेकर कंपनियां गई हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि इसको ठीक किया जाए और ये जो अतिरिक्त राशि ब्याज और ब्याज पर पेनाल्टी और पेनाल्टी पर ब्याज के तौर पे ली जा रही, इसे कम किया जाए। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस तरीके का फैसला दे। जी, इस बीच दवा व्यापारियों के संगठन ने भारत के औषधि नियामक प्राधिकरण के उस नियम पर चिंता जताई है जिसमें फॉर सेल इन इंडिया ओनली लेबल वाली दवा उत्पादकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कारोबारियों के अनुसार पिछले साल लागू किए गए इस नियम से निर्यातकों को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं लोगों को भी सस्ती दवाओं से वंचित होना पड़ रहा है। सर, ये लेबलिंग को हटाने की डिमांड क्यों हो रही है और असल में दरअसल ये पूरा मसला है क्या? ये भी मामला बड़ा दिलचस्प है। और जो लेबल है फॉर सेल इन इंडिया, ये पेटेंट लॉ के हिसाब से यूज किया जाता है। जैसे कि जिस देश के अंदर पेटेंट आपको मिला है, वहां ही उस देश में आप उसे बेच सकते हैं नियमों के तहत। इस तरह से जो भारत में दवाएं बनती है, उनका पेटेंट अगर भारत में है तो उन्हें भारत में लगाने बेचने की छूट है, और वो स्टिकर या वो सूचना इस पर लगाई जाती है। आप एक्सपोर्टर्स की मांग ये है कि अन्य बाजारों में भी इन्हें बेचा जा सकता है, सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता। और इस वजह से जो कई बाजार हैं जहां पर सस्ती दवाएं पहुंचनी चाहिए, चाहे वो एंजाइम्स हो,
हो, ऑटो इम्यून डिसीज की दवाएं हों, वो नहीं पहुंच पाती। तो भारत सरकार को ये शर्त हटानी चाहिए, जहां पर पेटेंट कानून लागू नहीं है, जिन देशों में पेटेंट कानून लागू नहीं है वहां पर इन दवाओं पे जब ये लगा होता है, स्टिकर लगा होता है फॉर सेल इंडिया, तो वहां उन्हें बेचने नहीं दिया जाता है। ये है इसकी पेचीदगी, जिसे लेकर सरकार को नीतिगत फैसला करना है। हम्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टाटा सन्स के से जुड़ी खबर की बात कर लेते हैं। टाटा सन्स के बोर्ड में नॉमिनी डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर के अब विवाद बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा ट्रस्ट की एक बैठक में चैरिटी संस्थाओं के नियंत्रण के तरीके पर गहरे मतभेद उभर आए हैं। आपको बता दें कि बैठक से पहले टाटा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन विजय सिंह ने टाटा सन्स के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। सर, ये है क्या पूरा मसला, और इस ये विवाद के आगे और गहराएगा? क्या टिप्पणी है आपकी? टाटा सन्स में नया विवाद शुरू हुआ है। रतन टाटा की डेथ के बाद लास्ट ईयर अक्टूबर में नोएल टाटा को चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। अब जो विवाद नया आया है वो ट्रस्ट से नॉमिनेटेड डायरेक्टर को लेकर आया है। टाटा सन्स के बोर्ड में एक अधिकारी हैं जिनका नाम विजय सिंह है, जो भारत के पूर्व रक्षा सचिव भी रह चुके हैं। इन्हें नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर 2013 से अपॉइंट किया गया है और टाटा ट्रस्ट ने 2018 में इन्हें फिर अपॉइंट किया। अब इन्हें इनके रीअपॉइंटमेंट की जरूरत है टाटा सन्स के बोर्ड में, जिसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। टाटा सन्स के बोर्ड में जो चार ट्रस्टी हैं, जिसमें महिल मिस्त्री हैं और प्रमित जवेरी हैं, जहांगीर हैं और दारियस खम्बाटा हैं, इन्होंने विजय सिंह के रीअपॉइंटमेंट का विरोध किया है और ये कहा है कि ये नियमों के विरुद्ध नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। अब इसके बाद फिर विजय सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, क्योंकि उन्हें नहीं रखा गया था। अब जो मीटिंग हुई उसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि ट्रस्ट के इन लोगों का, जो जिन लोगों ने आपत्ति की, डायरेक्टर्स ने, उनका कहना है कि ये ट्रस्ट के अपॉइंटेड डायरेक्टर्स को रिन्यू करने का कोई तरीका नहीं है और अब इसलिए बोर्ड में स्प्लिट दिखाई दे रहा है। विवाद कितना आगे जाएगा पता नहीं, पर ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसमें अब हमने पहली बार लंबे समय बाद टाटा के टाटा सन्स के बोर्ड में किसी नए तरीके का विवाद उभरते देखा। इस बीच देश की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अपने अब तक के सबसे बड़े शेयर बायबैक प्रोग्राम की घोषणा की। इन्फोसिस के बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है। कंपनी बायबैक प्रोग्राम के तहत प्रति शेयर 1800 रुपये के भाव पर अपने शेयर खरीदेगी। इन्फोसिस ने इसके पहले वर्ष 2017, 19 और 21 और 22 में भी शेयरों की बायबैक की थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं की थी। एक बड़ा कदम है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है जितनी लग रही है। निवेशकों को कैसे फ़ायदा होगा सर इसका? आमतौर पर ऐसी स्थितियां जब भी कंपनी के सामने आती हैं, और इन्फोसिस के स्टॉक की हमने काफी पिटाई भी देखी पिछले दिनों में, कई सारे घरेलू और कारण थे। तो बायबैक हमेशा उत्साह तो बढ़ाता ही। 18,000 करोड़ का बायबैक है और कंपनी कम से कम अपने जो एवरेज 30% कैश को खर्च करेगी इस बायबैक के ऊपर। तो अ, ये कम से कम जो शेयर होल्डर हैं, जिनको काफी समय से इंफोसिस के प्रदर्शन से, टैरिफ्स के कारण निराशा थी, उनके लिए तो ये फायदे का सौदा है और 3 से 4 महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और करीब करीब 25 लाख के आसपास, 25-26 लाख के आसपास तो इसके स्टॉक होल्डर्स मौजूद हैं। इनमें से बायबैक के ऑप्शंस अवेलेबल कराए जाएंगे। जो आंकड़ा दिख रहा है वो करीब 2.4% हिस्सेदारी का है, जिसे बायबैक के लिए डाला जाए। सर, इससे क्या लगता है सर आपको कि थोड़ा आईटी के लिए सेंटिमेंट सुधरेगा कि क्योंकि कल टीसीएस से भी तमाम जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई इन्फोसिस कर रहा है तो टीसीएस कब करेगा? तो ये मतलब आपको लगता है कि ओवरऑल सेंटिमेंट जो आईटी के लिए बड़ा ख़राब हो गया था, यूएस के साथ भी थोड़ी बातचीत बढ़ रही है, तो क्या ओवरऑल कुछ बेहतर होती हुई तस्वीरें आईटी के लिए दिखाई दे रही हैं? और नैस्डैक भी हाई पर है जी। सेक्टोरल सेंटिमेंट तो बहुत बदलने की संभावना नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए सेंटिमेंट अच्छा है, क्योंकि जिनको बायबैक के ऑफर मिल रहे हैं, टीसीएस से पहले भी बायबैक करती रही, तो इन दो बड़ी कंपनियों के निवेशक तो थोड़ा उत्साह दिखाएंगे, क्योंकि कंपनियां अपने वॉलेट से, अपने कैश रिजर्व से पैसा डालकर स्टॉक बायबैक कर रही हैं और उसको मजबूती देने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, बाकी जो गतिविधियां अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, अमेरिकी बाजार में बाधाओं को लेकर या वहां कर्मचारियों को लेकर, वो अभी जस की तस हैं। लेकिन
अगर डिमांड आने वाले समय में चीजें बेहतर होती हैं भारत अमेरिका के बीच रिश्तों की, और कम से कम भारतीय आईटी कंपनियों के लिए थोड़ा बाजार उदार होता है हायरिंग के मामले में, तो फिर हमें आईटी स्टॉक्स को सपोर्ट मिलता दिखाई देगा। वैसे अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो आईटी स्टॉक्स वैल्यूएशन बाई तो बनी गए हैं। ठीक सर। इस बीच सरकार 9 सितंबर को जारी उस सर्कुलर की समीक्षा कर सकती है जिसमें कि निर्माताओं और आयातकों को जीएसटी कटौती के अनुसार बचे हुए स्टॉक के एमआरपी में बदलाव करने का निर्देश दिया गया था। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी में कटौती के अनुरूप कीमतों को पूरी तरह कम करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही एफएमसीजी कंपनियों ने कहा है कि छोटे पैक से जीएसटी का लाभ ग्राहकों तक सीधे पहुंचाना उनके लिए मुश्किल होगा। सर, ये आखिर में एमआरपी सर्कुलर को रिव्यू करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्या समस्या आ रही है? देखिए विपुल जी, जिस बात का डर था जीएसटी में वही हो रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लगातार हम अपने बोनस पॉइंट में इससे पहले भी बताते रह चुके हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का हिसाब किताब जीएसटी की इन रियायतों को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री का किस्सा हमने आपको सुनाया कि कंपनियां कैसे परेशान है और हो सकता है आने वाले समय में प्रीमियम कम होने के बजाय बढ़ जाए। कार कंपनियां परेशान है क्योंकि उनके पास पुराना स्टॉक है, और वही स्थिति अब एफएमसीजी कंपनियों की है। एफएमसीजी कंपनियों ने वित्त मंत्रालय से ये अनुरोध किया है, और उन्होंने जो एमआरपी की को बदलने की गाइडलाइन वाला सर्कुलर है उसको रिव्यू करने के भी संकेत दिए हैं। कंपनियों का ये कहना है कि जो पुराने इनपुट टैक्स क्रेडिट का सामान है उसका वैल्यूएशन कैसे तय किया जाएगा, और उसके आधार पर हम कैसे इन रियायतों को पास ऑन करेंगे। दूसरा, जो छोटे छोटे प्राइस बैंड वाले 5 रुपए 10 रुपए वाले पैक हैं, उनके एमआरपी कम करना संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है कि उनकी कीमतों में कमी की जा सके। तो वहां पर हम प्रोडक्ट में ग्रामेज बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसी बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि जो डेली यूज के आइटम है इन्हें कैसे बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर बड़ी पारदर्शिता का सवाल है कि कीमत अगर 2 रुपए की कम होनी है तो क्या 2 रुपए भर का बिस्किट उसमें बढ़ा दिया जाएगा, या 2 रुपए भर का स्पाइस उसमें बढ़ा दिया जाएगा। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण व्यवस्था है। लेकिन इसके बाद अब 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए वाले पैक्स को लेकर बहुत सारा भारत में एफएमसीजी इसी तरह से बिकता है, शैम्पू में, बिस्किट्स में नमकीन में, उसे लेकर कंपनियों के सामने बड़ी दुविधा है कि वो इसकी कीमतें कम नहीं कर सकते। किसी बहुत सारे ऐसे उत्पाद थे जो 12% के स्लैब में थे, अब 5% के स्लैब में आ गए हैं। ये तस्वीर अभी सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट नहीं हुई है। इसलिए ये बाजार में संभावना है कि हम जितनी रियायतों की उम्मीद कर रहे हैं इस कटौती से, खासतौर से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, उतनी रियायतें 22 सितंबर के बाद कीमतों में हमें नहीं दिखाई देंगी, यानी कीमतें उतनी कम होती नहीं दिखाई देंगी। अब वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार कर रहा है, एमआरपी वाले प्रस्ताव पे, तो आने वाले दिनों में इसमें कई और घटनाक्रम में बदलाव सामने आ सकते हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। जी, लेकिन सर अभी जो कंपनियां हैं एफएमसीजी, उनकी सबसे बड़ी टेंशन क्या है, उनकी उलझन क्या है? सबसे बड़ी उनकी उलझन यह है कि वो जो पुराने इनपुट टैक्स क्रेडिट का सामान उनके पास पड़ा हुआ है भीतर भीतर, उस पर वो जीएसटी कट कैसे करेंगे, और उसकी जो एक समय सीमा है वो भी तय हो गई है, क्योंकि इसके बाद उनको अपने प्रोडक्ट, क्योंकि उन्होंने जो कच्चा माल लगाया था वो कच्चा माल पुराने टैक्स रेट के ऊपर आया था, तो उसको स्ट्रक्चर कैसे किया जाएगा। सरकार ने इसीलिए कंपनियों को 3 महीने का समय दे दिया है कि वो एमआरपी को बदलने के लिए 31 दिसंबर का तक का समय ले लें। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लो प्राइस प्रोडक्ट है, और उन पे रॉ मटेरियल पर जो टैक्स चुकाया गया था वो पहले जा रहा था, उसका कैलकुलेशन करके उसे वापस कैसे किया जाए, ये उनकी सबसे बड़ी उलझन है, जिसके लिए उन्होंने सरकार से समाधान मांगा। अब सर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर में इस कटौती को किस तरीके से पास ऑन किया जाएगा ग्राहकों तक, क्या विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं? अभी देखिए, जो बड़े प्रोडक्ट हैं जिनमें कार हैं, उनकी तो कटौती की घोषणा हो गई है। डीलर्स के लेवल पे, कंपनियों के लेवल पे डिस्प्यूट चल रहे हैं कि जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ उस पर जो सेस का लगाया गया था उसे कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन इंश्योरेंस में भी शायद जहां कटौती हुई है, नई पॉलिसीज के ऊपर जीएसटी में रियायत दिखाई देगी। समस्या एफएमसीजी कंपनियों के साथ है कि वो कैसे प्राइसेस कम करेंगी, और अभी हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला भी नहीं है जिससे पता चल सके आगे कि किस प्रोडक्ट की कीमत में एक्चुअली कितनी कमी पास ऑन की गई है। और ये उलझन बराबर बनी रहेगी जब तक 22 तारीख के बाद ये जीएसटी की नई व्यवस्था लागू नहीं होती। पर हमें संकेत जो मिल रहे हैं उस हिसाब से शायद उतनी कटौती, उतनी कमी
कीमतों में पास ऑन ना की जा सके, जितनी कि हमको दरों में कमी के आधार पर दिख रही। ठीक सर। तो अब कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त हो गया है सर, लेकिन इस बार के अर्थम में विशेष क्या रहने वाला है वो आपसे समझना चाहेंगे सर। इस बार के अर्थम में हम आपको ले चलेंगे अमेरिका, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सफल हुए तो कैसे सफल होंगे, और असफल हुए तो कैसे असफल होंगे। ये सवाल इसलिए अब बेहद मौजू हो गया है क्योंकि अमेरिका से परस्पर विरोधी आंकड़े आ रहे हैं। ट्रंप और उनके समर्थक इस बात का दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था ग्रेट हो रही है, बढ़ रही है, जबकि बेरोजगारी भी बढ़ रही है। टैरिफ के असर के बाद महंगाई के बढ़ने के भी संकेत हैं। फेडरल रिजर्व उलझा हुआ है। तो क्या ऐसी स्थिति आने वाली है कि अगले 2 या 3 महीनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़े ट्रंप को डराएं, या ट्रंप को अपना फैसला बदलने पर या चेंज करने पर मजबूर करें? क्या होगा? कौन सा ऐसा पैमाना है जिसे लेकर आप ये आंक पाएंगे दिसंबर तक, जनवरी तक, कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हाल फिलहाल के वर्षों में या दशकों में जो सबसे बड़ा फेरबदल किया ग्लोबल ट्रेड में, वो सफल होगा या असफल? ट्रंप जीत जाएंगे इस पूरी व्यवस्था में, या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और दुनिया की अर्थव्यवस्था को भारी कीमत चुकानी होगी? इसके पीछे कौन से तथ्य हैं, इसके लिए हम आपको ले चलेंगे इस बार विस्तृत विवेचन में। अर्थम में जानिए कि क्या ट्रंप के टैरिफ्स की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिका में टैरिफ लागू हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अब पूरी तरह अमल में हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले 3 राष्ट्रपतियों जैसा कुछ कर रहे हैं, एक स्मूथ हाउल एक्ट के समय, एक रिचर्ड निक्सन का युग और एक जॉर्ज बुश का समय। आपके, हमारे, सबके दिमागों में, पूरी दुनिया के दिमागों में ये सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों में सफल होंगे या असफल। सफलता को मापा कैसे जाएगा और असफलता का मतलब क्या होगा? इस बार के अर्थम में हम आपको ले चलेंगे आंकड़ों के तमाम जंजाल को हटाकर उन तथ्यों के सामने जिन्हें देखकर आप खुद ही हिसाब लगा पाएंगे कि अमेरिका में क्या होने पर क्या हो सकता है। अमेरिका में आने वाले 3 महीनों में जो नतीजे, जो आंकड़े आएंगे, वो कौन से ऐसे आंकड़े हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की सफलता को साबित करेंगे और कौन उनके असफल होने का संकेत देंगे, और क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नीतियां बदलनी भी पड़ सकती हैं, और अगर वो बदलाव हैं तो वो कौन से बदलाव होंगे जो अगले 3 से 6 महीनों में नजर आएंगे। इस बार के अर्थम में अमेरिका के आंकड़ों में डोनाल्ड ट्रंप की सारी नीतियों की पैमाइश। तो इस पर होगी डिटेल में बातचीत। आप लोग जो है ज़रूर इस बार का अर्थम देखना मत भूलिएगा। सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बता दें कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले कि बहुत कुछ रहने वाला है इस वीकेंड पे। एक तो अर्थम के बारे में अंशुमान सर ने बता दिया आपको, और हर हफ्ते शनिवार को दोपहर 2 बजे हम आपके लिए विशेष कार्यक्रम लेकर के आते हैं 100 रुपये से सस्ते शेयरों को लेकर के। तो अपना वीकेंड शानदार बनाइए और दोपहर 2 बजे जुड़िए हमारे साथ कि आखिर में 100 रुपये से वो कौन से सस्ते शेयर हैं जहाँ अभी भी खरीदारी की जा सकती है। आपकी पोजीशन है तो क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखनी चाहिए। तो छोटे शेयर, ऊंची छलांग, दोपहर 2 बजे शनिवार को देखना मत भूलिएगा। और बाजार में आगे की दिशा क्या रहेगी उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये विशेष आप देखिए, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जो हमारे प्राइम मेंबर हैं, अभी तक अगर आप हमारे प्राइम मेंबर नहीं बने हैं तो बिल्कुल प्राइम मेंबर बन जाइए और 1 बजे जुड़ जाइए हमारे साथ। अरुण मंत्री जी होंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए शनिवार को दोपहर 1 से 2 के बीच में। तो 2 बजे जैसे ये ख़त्म होगा तुरंत आप देखिएगा छोटे शेयर ऊंची छलांग, और उसके बाद से जैसे वो ख़त्म होगा 3 बजे हम फिर से प्राइम मेंबर के लिए अपना एक खास शो लेकर के आएंगे म्यूचुअल फंड को लेकर के। क्या अभी आपके पोर्टफोलियो में बदलाव की आवश्यकता है, किस तरह का पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। 3 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में निशा शांघवी जी हमारे साथ रहेंगी, डायरेक्टर प्रोमोर की, तो वो भी आप हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं। इन सब के अलावा रविवार को दोपहर 2 बजे हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, जिसमें सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और समझने की कोशिश होगी कि आने वाले हफ्ते और महीनों में बाजार की दिशा क्या रहेगी और भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो गर्माहट दिखाई दे रही है वो चलेगी या नहीं चलेगी। बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। आप देखिएगा संडे को दोपहर 2 बजे, शनिवार दोपहर 2 बजे छोटे शेयर ऊंची छलांग। अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार।